हमारे देश भारत में ब्रिटिश दौर की बहुत सारी इमारतें हैं आजादी से पहले जिन्हें बनाया गया था। क्या आज हम उन्हें ध्वस्त करने के बारे में सोच सकते हैं? लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सुधार या फिर बदलाव की जरूरत है। देखिए, समय कहता है कि अगर बदलाव ना करें तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और इसीलिए सरकार ने भारतीय कानूनों में बड़ा बदलाव कर दिया है। पिछले 100 सालों में अपराध की प्रकृति हो या फिर अपराध का तरीका हो और चाहे अपराधी हो, इन सभी में बदलाव आया है। आज से 100 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कोई सोच सकता था कि साइबर क्राइम नाम का भी कोई अपराध आखिर होगा? देखिए, यही वजह है कि संसद ने इन 3 कानूनों को बदलने का फैसला किया। हेलो सभी लोग, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर और आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे कि इन कानूनों को लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है, दूसरा नाम में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, और तीसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, नए कानून लाने से जो गलतियां पुराने कानूनों में थी, क्या उनका समाधान हुआ है? तो देखिए, जानने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंसाफ के लिए कई पैरामीटर हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है, कानून बदलने से क्या समय पर न्याय मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं? क्या आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई होगी? और तीसरा, क्या पीड़ितों को उचित इंसाफ मिलेगा? देखिए, ऐसा माना जाता है कि भारत में कानून के बारे में अमूमन हर किसी को जानकारी होती है, किसी को ज्यादा होती है और किसी को कम होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन तीनों के बीच का अंतर आखिर क्या है। उसके बाद हम 3 नए कानूनों को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले है भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी। ये बताता है कि अगर कोई घटना हुई है तो वो घटना अपराध कब बनता है, अगर बन गया है तो सजा क्या होगी। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी, इसमें गिरफ्तारी, जांच, जमानत और मुकदमे की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। और आखिर में साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट, जैसा कि इसके नाम से बिल्कुल साफ है, सबूत के बारे में ये बात करता है। अब हम देखिए सीधे तौर पर एक एग्जाम्पल के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि किसी शख्स की मौत हुई है। अब ये मौत हुई कैसे है? अगर हत्या हुई है तो इसकी सजा क्या होगी, ये आईपीसी के द्वारा बताया जाएगा। अब हत्या अगर हुई है तो फिर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, जांच कैसे होगी, आरोपियों के अधिकार क्या होंगे, ये सब कुछ सीआरपीसी द्वारा बताया जाएगा। और आखिर में साक्ष्य अधिनियम सबूत की सच्चाई के बारे में बताता है। देखिए, वैसे तो समय समय पर इन सारे कानूनों में संशोधन किया गया है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि आखिर भाई इन मौजूदा कानूनों से आखिर दिक्कत क्या थी। दरअसल देखिए, ये जो कानून है ये अंग्रेजों ने बनाए थे। अब अच्छे हों या फिर बुरे हों, ये तो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इन्हें बनाने का उद्देश्य आखिर क्या था। देखिए, इन कानूनों को बनाने का उद्देश्य था भारत के संसाधनों का दोहन करना, और किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह अगर होता है तो उस विद्रोह को होने से रोका जा सके। अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों में 400 से ज्यादा जगहों पर अभी भी ब्रिटिश क्राउन का उल्लेख है, जो कि आजादी के 75 साल बाद भी औपनिवेशिक गुलामी को दर्शाता है। इसके अलावा मौजूदा आपराधिक कानूनों में कई खामियां हैं, जैसे कि एक ही अपराध अगर कोई है तो उसके लिए पुरुषों और महिलाओं में बहुत ज्यादा भेदभाव है। नए कानूनों में इसका समाधान किया गया है। नए कानून को नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023, जबकि पहले ये था भारतीय दंड संहिता। चलिए अब समझते हैं कि नए कानूनों में नया आखिर क्या है। तो देखिए, इसमें बहुत कुछ तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ चीजें चलिए आपको बताती हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में हत्या की सजा का प्रावधान था। अब हत्या को लेकर सजा धारा 101 के तहत दी जाएगी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध थी, जबकि नए बिल में धोखाधड़ी धारा 316 के तहत आती है। अब कोई धारा 420 नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 144 अवैध जमावाड़े से संबंधित थी, जैसे कि अब धारा 187 के नाम से जाना जाएगा। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का प्रयास करने या फिर युद्ध छेड़ने के लिए उकसाने के लिए धारा 121 लगाई जाती थी, जो कि अब धारा 146 के तहत आएगा। मानहानि से जुड़ी आईपीसी की धारा 499 अब नए कानून की धारा 354 के अंतर्गत आती है। आईपीसी के तहत बलात्कार से संबंधित धारा 376 अब है धारा 64, जो कि सजा से संबंधित है, जबकि धारा 70 सामूहिक बलात्कार के अपराध से संबंधित है। राजद्रोह से जुड़ी आईपीसी की धारा 124A को खत्म कर दिया गया है। वहीं उसकी जगह देशद्रोह कानून को धारा 150 के रूप में जाना जाएगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इस नए कानून के जरिए महिलाओं को अब इंसाफ मिलेगा? पुराने कानून में सबसे बड़ा सवाल तो देखिए यही था। इसे भी उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अगर एक महिला के साथ छेड़खानी या फिर रेप की कोई घटना होती है, तो पुराना जो कानून था उस कानून के मुताबिक ये जो अपराध है सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे। किसी महिला के खिलाफ कोई केस दर्ज हो ही नहीं सकता था। लेकिन नए अधिनियम के अनुसार ये अपराध पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जा सकता है। अब आप दोनों के खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, तारीख पर तारीख, ये जो प्रथा थी, इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जो दावा है, ये दावा सरकार कर रही है कि इन नए बदलावों के साथ हम कानूनी प्रणाली को और अधिक कुशल बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर कोई केस दर्ज कराता है तो उसे 3 साल के अंदर न्याय मिलेगा। चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम जो टाइम लिमिट है वो भी 180 दिन तय कर दी गई है, ताकि ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सके। और इसके बाद नए जमाने के नए अपराध जैसे कि स्नैचिंग, मॉब लीचिंग, शादी का झूठा वादा देना, पेपर लीक, एटीएम चोरी, पॉन्जी स्कीम्स, इन सभी अपराधों का भी जिक्र किया गया है। साथ ही एक बहुत ही विवादास्पद कानून राजद्रोह, जिसे निरस्त कर दिया गया है। सवाल उठता है कि हम मौजूदा नामों को आखिर जारी क्यों नहीं रख सकते थे? तो भाई, इसका जवाब यह है कि मौजूदा जो कानून है वो सजा पर केंद्रित है, लेकिन नया कानून न्याय पर केंद्रित है। इसके बाद अब अगला सवाल आता है कि मौजूदा कानून, क्या उनमें उचित संशोधन या फिर परिवर्तन नहीं किया जा सकता था? क्या नए कानूनों को लाना जरूरी था? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि संशोधन या फिर परिवर्तन के द्वारा जो सिद्धांत है भाई, उसको आप नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिए, यदि कोई कपड़ा बहुत सारी जगहों से फटा हुआ है तो उसे आप कितनी बार रफू करवा लेंगे, उसे कितनी बार दर्जी को दे लेंगे? इससे तो बेहतर होगा कि आप नया कपड़ा खरीद लें। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पुराने कानूनों में बहुत सारे औपनिवेशिक संदर्भ थे। इसके साथ ही पूरी संरचना काफी ज्यादा बिखरी हुई थी। अब एक महत्वपूर्ण बात जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नए कानूनों में काफी अच्छे प्रावधान हैं, जैसे कि डिजिटलीकरण की बात की गई है, फोरेंसिक टीम के शामिल होने की बात की गई है, आरोप पत्र के लिए सख्त टाइम लिमिट तय कर दी गई है, बयान जब दर्ज किया जाएगा तो उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए, ऐसा कहा गया है। अब जरूरी सवाल ये है कि भाई मुश्किलें कहाँ आएंगी? तो देखिए, सभी स्कूलों और कॉलेजेस को अब अपना सिलेबस बदलना होगा। अदालतों के काम करने का जो तरीका है अब वो सब बदल जाएगा। अब सभी वकीलों को दोबारा से ये सभी धाराएं जो हैं वो पढ़नी होंगी। इसीलिए कुछ भी निर्णय लेने से पहले इन सभी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि इन सभी चीजों पर आखिर प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।